आज के प्रैक्टिस सेट का ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, समय भी कम है और सारे क्वेश्चन आपके सामने से जितने बार गुजरेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अगर आवाज़ कम आ रही हो तो आप ईयरफोन का ज़रूर यूज करें, आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आएगी। क्योंकि जो मेरे पास मोबाइल है इसमें खुद ही आवाज़ रहती ही कम है। फिलहाल ईयरफोन का यूज करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास और ये 125 क्वेश्चनों का पूरा सेट होगा। पुष्प पालन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पुष्प पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होता है। बिल्कुल राइट बात है। और इसके आगे लिखा है, जहाँ पर लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है वहाँ से कौन सा कार्य शुरू होता है। वो अंकेक्षण होता है, प्रमाणन होता है, स्टॉक होता है या फिर क्रय होता है। तो राइट आंसर होगा अंकेक्षण। राइट आंसर अंकेक्षण ए होगा। ऑडिटिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो दूसरे नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है। लेखा विधि का सिद्धांत, दोहरा लेखा प्रणाली, बी लागत सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत, सत्यता का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास इसका भी ए होगा, क्योंकि ये एक प्रणाली है, सिद्धांत नहीं है, दोहरा लेखा प्रणाली। अगला प्रश्न आता है, तलपट है। तलपट है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग है, अंतिम लेखों का एक भाग है या फिर एक स्मरण खाता है या उक्त में से कोई भी नहीं है। राइट आंसर इसका भी हमारे पास ए होगा, क्योंकि तलपट भी यानी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस भी एक डबल एंट्री सिस्टम का ही एक पार्ट है। राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, तलपट से प्रदर्शित निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी। व्यापार खाता यानी ट्रेड अकाउंट। जितने भी आइटम्स यहाँ पर बताए गए हैं वो ट्रायल बैलेंस में बताए गए हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में उसको डेबिट होगा या क्रेडिट हो। डेबिट की यहाँ पर केवल बात है, क्रेडिट की बात ही नहीं, केवल डेबिट की, डेबिट होगी। अदत्त मजदूरी, मजदूरी तथा वेतन, मजदूरी का अग्रिम भुगतान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा, वो होगा बी। जब ट्रायल बैलेंस के बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में यानी व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में जो लिखा जाता है वो हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, प्रारंभिक रहतिया। उसके बाद परचेस लिखा जाता है यानी कि क्रय, और क्रय में से जितना भी, जैसे मजदूर नमूने के तौर पर बांट दिया गया माल या फिर नष्ट हो गया माल किसी भी तरह से, या आहरण कर लिया यानी ड्राइंग कर लिया गया, तो इस तरह से जो भी है अग्नि द्वारा नष्ट हो गया, जो भी कुछ है वो सब इसे घटा दिया जाता है और फिर लिखा जाता है प्रत्यक्ष व्यय। और प्रत्यक्ष व्यय होते हैं वे व्यय जो कच्चे माल को खरीदने से संबंधित खर्चे जो किए जाते हैं वो सब प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मजदूरी तथा वेतन यहाँ पर दे रखा है। अब अगर यही उल्टा होता, अगर वेतन जैसे यहाँ पर दे रखा है ये मजदूरी तथा वेतन, अगर ये वेतन तथा मजदूरी दे रखा होता तब ये लाभ हानि खाते में जाता, डेबिट पक्ष में, लेकिन यहाँ मजदूरी पहले दिया हुआ है तो इसलिए ये व्यापार खाते में ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, आप भी क्वेश्चन को गैस किया करें। क्वेश्चन है नंबर 5, इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है। यानी इन्होंने निगेटिव पूछा है, गलत वाला। अब देखें हम यहाँ पर पहला जो समीकरण हमारे पास दे रखा है वो दिया हुआ है, क्रय प्लस प्रारंभिक स्टॉक माइनस विक्रय की लागत बराबर अंतिम स्टॉक, यानी परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसको कहेंगे, और इक्वल टू फाइनल स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक।
तो ये तो हमारे पास में सही है। हमें देखना है नेगेटिव। अब बी नंबर पर दे रखा है प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक बराबर विक्रय की लागत। ये भी यहाँ पर हमारे पास सही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, विक्रय की लागत। ये भी सही है। अंतिम स्टॉक प्लस विक्रय की लागत माइनस क्रय। अगर आपने अंतिम खाते के बारे में पढ़ रखा है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो आप इनको देख करके आसानी से पहचान सकते हैं। ये तीनों सही हैं। और यहाँ पर जो गलत है वो ये है, विक्रय की लागत माइनस अंतिम स्टॉक माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक स्टॉक। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो जो ये गलत दिया हुआ है यही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा था निगेटिव पूछा था, सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है अब, एक व्यवसायी प्रारंभिक स्टॉक को लागत से 10% अधिक पर मूल्यांकन करता है। यदि प्रारंभिक स्टॉक के मूल्य 27,500 लिखा गया हो तो उसकी लागत होगी। अब उसकी लागत होगी वो कैसे करके होगी वो देखें। यहाँ पर जब 10% को मान कहा है, 10%, इस तरह के क्वेश्चन हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि जितने भी परसेंट है, रुपए को हम मान लेते हैं 100, रुपए को हम 100 मान लेते हैं। और ऐसी स्थिति में ये 110 बन जाता है, क्योंकि 100 वो और 100 रुपए का 10% ये, तो वो 110 हो गया। 110 से हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, क्योंकि संख्या हमारे पास में है 27,500। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, 27,500 गुणा 100 यानी 100 अपॉन 110। अब इस तरह से डिवाइडेशन जो करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 25,000। इस तरह से राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि पूरी तरह से ना तो इतनी बड़ी स्क्रीन है मेरे पास ये, और इसके लिए मैं अलग से ही वीडियो बना देता हूँ। जितने भी इसमें न्यूमेरिकल आएंगे उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर 25,000 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कथन ए, स्थिति विवरण किसी विशेष तिथि को व्यवसाय को रोककरणीय मूल्य दर्शाता है। स्थिति विवरण किसी विशेष तिथि को व्यवसाय की होना चाहिए, यहाँ पर व्यवसाय की रोककरणीय मूल्य को दर्शाता है। ठीक है। आगे आर दे रखा है कारण, स्थिति विवरण वास्तविक सौदों के आधार पर तैयार किया जाता है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज होते हैं। कथन ए और कथन आर, जो कारण आर, इन दोनों को अब यहाँ क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो अब इनका सही उत्तर क्या होगा, पहले इन लाइनों को नोट अपने पास नोट करें, उसके बाद ही ये ऑप्शन आप कर पाएंगे। अब ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या जो है वो आर है। ऑप्शन बी यहाँ दे रखा है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या जो है वो आर नहीं है। सी दे रखा है, ए सही है किंतु आर गलत है। और डी दे रखा है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारे पास में ए है। ए और आर दोनों सही हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि दोनों ही वो कथन जो है और कारण जो है दोनों सही हैं। और ए की सही व्याख्या आर है, यानी आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता किया जाता है। फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर, संपत्तियों के हस्तांतरण पर वसूली खाता जो है वो किया जाता है। वो डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है, या क्रेडिट या डेबिट या क्रेडिट दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी के अगर खाते आप लोगों ने कर रखे हैं तो उसमें वसूली खाता, रिलीजेशन अकाउंट बनाया जाता है, उसमें डेबिट किया जाता है। और दायित्व अगर होते हैं तो दायित्व के हस्तांतरण पर जो वसूली होते हैं उसको क्रेडिट किया जाता है।
तो इस तरह से ये हमारा जो राइट आंसर है वो डेबिट है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आ, वा एवं सा साझेदार हैं तथा लाभ हानि का वितरण 1/2, 1/3 तथा 1/6 के अनुपात में करते हैं। सा की मृत्यु हो जाती है। आ तथा वा का अर्जन यानी गेनिंग अनुपात क्या होगा? 3:2, 2:3 या 1:2 या 1:1। तो इसका राइट आंसर अब हम क्या करें, हमारे पास में ये अनुपात दे रखे हैं, इसमें से ये सी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, यानी ये निकल गए। तो हमारे पास बचा क्या है? ये दो बचे हैं, यानी ए और बी। अब इन दोनों का अनुपात हमें सेम करना होता है। तो और सेम जो करना होता है वो ऐसे सेम नहीं करना होता, जो ये अंश बटे हर होता है, तो हर जो है नीचे की जो संख्या वो हमें समान करनी होती है। अब नीचे की संख्या समान करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें ये हमारे पास में लिखा है 1/2 और दूसरा जो दे रखा है वो 1/3 दे रखा है। ये ए का है और ये बी का है, क्योंकि यही दो बचे हैं, सी मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह से अब हम क्या करें, इसको जो हम करेंगे कितने से गुणा कर सकते हैं, यानी हम ऐसी संख्या को लेंगे जिसमें दोनों को गुणा करने पर दोनों बराबर आए। मतलब है इस तरह से कि इसमें हम 3 से करें तो जितने से नीचे उतने से ही ऊपर, ये तो बराबर ये हमारा आ जाता है 3 दूनी 6 और ऊपर आएगा 3 एकम 3। इसी तरह यहाँ पर भी हमें करना होगा, यहाँ पर हमें गुणा करनी होगी 2 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2 बटे 2 तियाँ 6। तो अब नीचे की संख्या तो सेम है, तो बचा क्या? 3 और 2 बचेगा, क्योंकि जो संख्या सेम है, नीचे की संख्या सेम है, ये कट गई। तो अब यहाँ पर ये तो कॉमन थी 6। अब 3 और 2 बचा है, तो अनुपात भी 3 और 2 होगा। अब देख लें 3 और 2 जो अनुपात है वो ए ऑप्शन में है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है, या साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, या नई फर्म के लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर हमारे पास में होगा, साझेदारी में जब भी पुनर्मूल्यांकन हो तो वो पुनर्मूल्यांकन जो है साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। आहरण अगर होता है या कमी होती है तब वो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर लाभ है तो इसलिए यहाँ पर जो है वो क्रेडिट होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लें, साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ, यहाँ पर लाभ की बात चल रही, तो लाभ क्रेडिट होगा, अगर हानि होती तो वो डेबिट होती। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की कमी अन्य ऋण शोधनक्षम साझेदारों द्वारा पूरी की जानी चाहिए, लाभ हानि विभाजन अनुपात में, या फर्म के विघटन के पश्चात उत्पन्न पूंजी अनुपात में, या फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी अनुपात में, या फिर समान अनुपात में। समान अनुपात तो हो ही नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, फर्म के विघटन के पश्चात। नहीं सॉरी, सी होगा, फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी। न्यायाधीश जोयस ने जो निर्णय दिया था वो यही दिया था, पूंजी के अनुपात, और पूंजी अनुपात वो पूंजी वो जो फर्म के विघटन से पहले के आर्थिक चिट्ठे में जो पूंजी दर्शाई गई थी वो, तो फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी अनुपात में। तो राइट आंसर सी होगा। बिल्कुल ओके, कंफ्यूजन बिल्कुल इसमें ना हो, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक साझेदारी फर्म में ए, बी और सी लाभ को 2/5 अनुपात 2/5 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांट लेते हैं। सी रिटायर हो जाता है और उसके शेयर ए और बी द्वारा समान मात्रा में खरीद लिए जाते हैं। नया लाभ हिस्सा अनुपात होगा, ये समान अनुपात में इसको खरीद लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा होगा क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, नहीं तो ये समय जो है वो ज़्यादा समय लेगा। अलग से बना देंगे इसके लिए, जो पीछे 2 समझा दिए उसको नहीं बनाएंगे, उस वीडियो में आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना हेतु निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो जब भी आहरण पर जो ब्याज लगाया जाता है वो गुणनफल विधि के अनुसार ही लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, लागत विधि, पूर्ति विधि, इनमें से कोई नहीं, और गुणनफल विधि। तो गुणनफल विधि जो है वो राइट आंसर होगा। न्यूमेरिकल की चिंता ना करें, वो अलग से वीडियो बना देंगे।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर नेगेटिव आंसर पूछा गया है, नहीं किया जा सकता। सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने के लिए, सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट को अपलिखित करने के लिए। तो इसमें जो किस-किस के लिए किया जा सकता है, बोनस अंशों के लिए किया जा सकता है, प्रारंभिक व्यय को किया जा सकता है, छूट के लिए ऋण पत्रों पर किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर नेगेटिव भी क्या पूछा आंसर, नहीं किया जा सकता। तो लाभांश भुगतान के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास ए होगा। आवाज़ के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ईयरफ़ोन का यूज़ करें। अगले क्वेश्चन हमारे पास में आता है, पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन हेतु कौन-सी विधि कानूनन स्वीकृत है? पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन हेतु, यानी इनका शोधन किया जा रहा है, भुगतान वापस किया जा रहा है। तो इनके लिए कौन-सी कानूनन विधि है? समता अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, कंपनी की स्थायी संपत्तियों का विक्रय या सार्वजनिक निक्षेप। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा समता अंशों का निर्गमन करने के बाद में जो धनराशि प्राप्त होती है उससे इनका शोधन कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है? कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अपलिखित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने के लिए, बोनस अंश निर्गमित करने में, या उपरोक्त सभी। तो ऊपर जो क्वेश्चन अभी आया था सेम हमारे पास वही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या था, इसमें जो पूछा था स्वीकृत है। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनन स्वीकृत है, ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 15 में। और यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है? 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 और 16 सेम है। 14 नंबर का क्वेश्चन ये था, सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर नेगेटिव पूछा था, यहाँ पॉजिटिव पूछा है 16 नंबर में। तो राइट आंसर यहाँ समझ गए होंगे, मैंने ये बताया भी था उस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इन सभी में प्रयोग किया जा सकता है। लाभांश वितरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो लाभांश वितरण यहाँ ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभिगोपक वह व्यक्ति है जो बीमा पॉलिसी की व्यवस्था करता है, निर्यात तथा आयात का प्रबंध करता है, जनता द्वारा ना क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है, कमीशन पर वस्तुओं को बेचता है। तो राइट आंसर जो होगा, यहाँ पूछा गया अभिगोपक, यहाँ राइट आंसर होगा सी। अभिगोपक के बारे में मालूम होना चाहिए। शेयर मार्केट में ऐसे एजेंट या जैसी ऐसी एजेंसियाँ होती हैं जो किसी जो कंपनी के अंशों को बेचती हैं, लेकिन जब जनता द्वारा उनको क्रय नहीं किया जाता है, यानी सारे अंश नहीं बिक पाते हैं, तो वो इस बात की गारंटी देते हैं, ये एजेंट या एजेंसी, कि हम जो भी बचेंगे उनको स्वयं खरीद लेंगे। तो ऐसी एजेंसी को जो कहा जाता है वो अभिगोपक कहा जाता है, और ऐसे कमीशन अभिगोपन कमीशन कहलाता है। राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये भी न्यूमेरिकल का है, तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन को वीडियो को बना देंगे, देख लेंगे, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उन्हें अलग से वीडियो में देख लेंगे। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर जो लाभ होता है उसे किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? हालाँकि ये जो 18वां क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन हाँ, समझ में अभी आएगा जब इसकी जर्नल एंट्री आपको समझाई जाएँगी। एक बार इसको समझा दी जाएँगी, कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। अगला क्वेश्चन है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर जो लाभ होता है उसे किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पीछे भी कई सेटों में आ चुका है, तो ऐसा जो हस्तांतरित इसको किया जाता है, वो पूँजी संचय खाता में किया जाता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस करते रहिएगा आप भी। एक कंपनी शेयर पर लाभांश देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? शेयरों पर प्रीमियम, जब्त शेयरों को पुनः जारी करके लाभ, या सामान्य रिजर्व, या फिर उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा सी, सामान्य रिजर्व। जो सामान्य रिजर्व जो खाता खोल दिया जाता है, कोष बना दिया जाता है, उसमें जो धनराशि जमा है उसमें से लाभांश का जो है भुगतान कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, ये फिर न्यूमेरिकल का है। ये क्वेश्चन फिर हमारे पास न्यूमेरिकल का, लेकिन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको कराया जा सकता है। चलो अलग से ही इसको बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आय व्यय खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य है आय व्यय, रोकड़ शेष ज्ञात करना, वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, या कुल विक्रय ज्ञात करना, या आधिक्य या घाटा ज्ञात करना।
राइट आंसर जो होगा वो रोकड़ शेष रोकड़ बही से होता है। वित्तीय स्थिति के लिए अंतिम खाते बनाए जाते हैं। कुल विक्रय ज्ञात इससे नहीं होगा, सेल्स अकाउंट से होगा। आधिक्य या घाटा ज्ञात करना, राइट आंसर जो इसका होगा वो डी होगा। राइट आंसर डी होगा, क्योंकि संस्था द्वारा जो प्राप्त आय होती है, क्या आय तो प्राप्त होती है, और उनके व्यय भी होते हैं, क्योंकि आय जो हुई है वो उसके व्यय करने के लिए ही होती है। तो किसका किस पर आधिक्य है, यह इस पर देखा जाता है। तो राइट आंसर जो इसका आधिक्य या घाटा ज्ञात करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं हेतु अभिदान राशि 350। पुराने समाचार पत्रों के बेचने से छोड़ो, इसको भी न्यूमेरिकल को अलग से ही एक वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आय व्यय एवं आय व्यय खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है। आय व्यय खाते का, तो आय व्यय खाते का जो क्रेडिट शेष दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? नगद भुगतानों पर नगद प्राप्तियों का आधिक्य, व्ययों पर आय का आधिक्य, आय पर व्यय का आधिक्य, या नगद प्राप्तियों पर नगद भुगतानों का आधिक्य। वो क्वेश्चन ऊपर भी था शायद ही, हाँ ऊपर भी क्वेश्चन इसी तरह से था। तो राइट आंसर जो होगा व्ययों पर आय का आधिक्य इस पर होना चाहिए, बी, व्ययों पर आय का आधिक्य। क्योंकि आय व्यय खाता जो है वो लाभ हानि खाते का ही एक परिवर्तित रूप होता है, क्योंकि लाभ हानि खाता इसमें बनता नहीं, लेकिन बनता उसी तरह से है आय व्यय खाता। तो आय व्यय खाता गैर जो अब ये बनाया था कौन है? ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, लाभ हानि खाते के स्थान पर बनता है। इसमें जो क्रेडिट शेष अगर खाते का बचता है तो आय का व्यय पर आधिक्य हो जाता है, यानी आय अधिक होती है। और डेबिट शेष अगर होता है तो फिर इसका उल्टा हो जाता है, व्यय का आय पर आधिक्य हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है यहाँ पर पूछा गया है क्रेडिट शेष, तो व्ययों पर आय का आधिक्य, आय अधिक होगी। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वर्ष 2020 में चंदा प्राप्त किया। वर्ष 2020 में चंदा प्राप्त किया है न्यूमेरिकल, लेकिन सॉल्व आसानी से, चलो अलग से ही इसको वीडियो देखेंगे, बनाएंगे, वीडियो का इंतजार आपको करना होगा। अधिकार शुल्क खाता निम्न प्रकृति का होता है। अधिकार शुल्क खाता ये वास्तविक प्रकृति का होता है, या व्यक्तिगत प्रकृति का होता है, या नाम मात्र का खाता होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो राइट आंसर होगा, गैस कर लिया होगा आपने भी, नाम मात्र का ये खाता होता है। क्योंकि अधिकार शुल्क जो है मूर्त एवं अमूर्त दोनों संपत्तियों का प्रतिफल होता है, और अधिकार शुल्क का जो भुगतान होता है वो उत्पादन पर विक्रय या इस पर प्रयोग की गई आधा जो उत्पादन होता है, उत्पादन के लिए जो विक्रय के लिए व्यवस्था अपनाई जाती है, उसके प्रयोग की इकाई के आधार पर एक निश्चित दर से किया जाता है। और ये जो है पट्टे के प्रयोग हेतु इसको दिया गया किराया भी कहा जा सकता है। पट्टों पर जो यही चीज़ आती है अधिकार शुल्क। तो राइट आंसर नाम मात्र का खाता ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूनतम किराया। न्यूनतम किराया खाता किस अवधि के लिए खोला जाता है? न्यूनतम किराया खाता, ऑप्शन है जिस अवधि में अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो। बी है जिस अवधि में अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो। सी है जिस अवधि में अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर हो, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर जो इसका होगा, जिस अवधि में अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन को देख लें, न्यूनतम जो किराया खाता है किस अवधि के लिए खोला जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बता ही दिया, जिस अवधि में अधिकार शुल्क की राशि जो है वो कम है। किससे? किराए से, न्यूनतम किराए से। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकार शुल्क में नजराना किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशगी राशि को, सलामी राशि को, या फिर ए और बी दोनों को, या फिर इसमें से किसी को भी नहीं। तो राइट आंसर जो इसका है वो सी होगा, क्योंकि पेशगी राशि या सलामी राशि इन दोनों को ही कहा जाता है। इसमें होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि पट्टाधारी जो है, मैंने बता ही दिया, अधिकार जो अधिकार शुल्क है वो पट्टाधारी से ही संबंधित होता है, पट्टे से संबंधित होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पट्टाधारी द्वारा संपत्ति के स्वामी यानी जो पट्टादाता होता है, जो होल्डर उसका होता है,
सामान्य अधिकार शुल्क के अतिरिक्त कुछ राशि एक मुश्त प्रारंभ में ही पेशगी के रूप में प्रदान कर दी जाती है, एडवांस में दे दी जाती है। तो इसी को नजराना या सलामी कहा जाता है। दोनों एक ही हैं, पर्यायवाची शब्द हैं ये। एडवांस धनराशि को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 28 हो गया। 29वां क्वेश्चन है, उपपट्टा किसे कहते हैं? उपपट्टा पट्टेधारी द्वारा पट्टे पर ली गई संपत्ति का पूर्ण भाग किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर प्रदान करना। बी है, पट्टाधारी द्वारा पट्टे पर ली गई संपत्ति का आंशिक भाग किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर प्रदान करना। सी है, उपर्युक्त ए और बी दोनों। और डी है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास सी, क्योंकि ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी दोनों ही राइट हैं। क्योंकि जो पट्टाधारी है, ऑप्शन दे रखा, पट्टाधारी द्वारा पट्टे पर ली गई संपत्ति का पूर्ण भाग किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर प्रदान कर दिया गया हो या फिर आंशिक रूप से प्रदान कर दिया गया हो, और दोनों स्थिति में ही ये जो स्थिति कहलाती है वो उपपट्टा कहलाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में सी, यानी ए और बी दोनों ही हैं। अगला क्वेश्चन है, उपपट्टे की स्थिति में पट्टे से संबंधित पक्ष कौन से हैं? पक्ष कौन से हैं? पट्टादाता, पट्टेदार, उपपट्टाधारी या फिर डी, पट्टादाता, पट्टेदार या उपपट्टाधारी। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब जब सब ये राइट हैं तो ये सही मायने में सही राइट जो है वो डी होगा, क्योंकि पट्टादाता भी है, पट्टेदार भी है और उपपट्टाधारी भी है। यहाँ पर डी की जगह भी ये हो सकता है कि उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो राइट आंसर डी होगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अधिकार शुल्क संचय खाता किसी खाता पुस्तकों में खोला जाता है। अधिकार शुल्क संचय खाता किसकी खाता पुस्तकों में खोला जाता है? पट्टादाता, उपपट्टाधारी या पट्टेदार या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर है पट्टेदार, ये पट्टेदार होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किराया क्रय पद्धति के क्रेता द्वारा ब्याज की राशि क्रेडिट की जाती है। किराया क्रय पद्धति के क्रेता द्वारा ब्याज की राशि क्रेडिट की जाती है ब्याज खाते में या विक्रेता के खाते में, संपत्ति खाते में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जो होगा वो इसका होगा बी, विक्रेता के खाते में। किराया क्रय पद्धति के द्वारा किराया क्रय पद्धति के क्रेता द्वारा ब्याज की राशि क्रेडिट की जाती है। तो जब क्रेता अपनी पुस्तकों में खाते खोल रहा है तो विक्रेता की पुस्तकों में ब्याज की राशि को क्रेडिट करेगा, यानी विक्रेता की पुस्तकों में या विक्रेता के खाते में। सी। अगला क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है रोकड़ मूल्य पर, किराया क्रय मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, या इनमें से कोई नहीं। कि पद्धति देखें, किराया क्रय पद्धति की बात यहाँ पर चल रही है। किराया हाँ, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है। जो ह्रास काटा जाता है रोकड़ मूल्य पर काटा जाएगा। ह्रास किराया क्रय मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो होगा इसका वो रोकड़ मूल्य पर ही होगा। हाँ, रोकड़ मूल्य पर इसका होगा। और बात आती है कि रोकड़ मूल्य आखिर होता क्या है? तो नगद मूल्य या रोकड़ मूल्य बात एक ही है, या कैश वैल्यू इसको कह सकते हैं। तो इसका आशय जो है, इसका जो अर्थ जो है, इसका जो मतलब जो है वो उस मूल्य से लगाया जाता है जिस पर क्रेता विक्रेता से नगद माल क्रय कर सकता है। एक तो ये जब किराया क्रय पद्धति पर खरीदा गया तो उसमें ब्याज सम्मिलित है। अगर मान कर चलें कोई भी वस्तु 2000 रुपये में किराया क्रय पद्धति के अनुसार खरीदी गई है तो किराया क्रय पद्धति का मूल्य जो हो गया वो 2000 हो गया। लेकिन अगर कोई नगद में 1800 रुपये में खरीदा है तो नगद मूल्य जो रोकड़ मूल्य जो वो 1800 रुपये होगा, यानी रोकड़ मूल्य इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिकार दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर जो होगा वो होगा संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिकार दोनों ही इसको हस्तांतरित
हो जाते हैं। राइट आंसर। और इसमें जो अधिनियम जो है वो है किराया क्रय अधिनियम 1972। तो राइट आंसर हमारे पास में हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किराया क्रय पद्धति में किराया क्रय पद्धति में विक्रेता की पुस्तकों में मुख्यतः कौन से खाते खोले जाते हैं? राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन देखें, किराया क्रेता का खाता, तो कोई किराया क्रेता का खाता तो खुलेगा ही खुलेगा। किराया विक्रेता का खाता भी यहाँ पर ये खोलेगा ही खोलेगा। ब्याज खाता भी यहाँ भी खोलेगा। उपरोक्त सभी, जब तीनों खोलेगा तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर होंगे। राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर ओके है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, किस पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता किस्त का भुगतान नहीं करता तो विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार होता है? माल को वापस ले जाएगा। किराया क्रय पद्धति अलग होती है, किस्त पद्धति अलग होती है। यहाँ पर देखें, किराया क्रय पद्धति भी दे रखा है, दूसरे नंबर पर किस्त भुगतान पद्धति, सी दे रखा है उधार क्रय पद्धति। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर जो यहाँ पर होगा, किस पद्धति के अंतर्गत? राइट आंसर जो होगा वो इसमें होगा, राइट आंसर ए ही होना चाहिए, ए। क्योंकि किराए क्रय पद्धति में जो है स्वामित्व का जो हस्तांतरण होता है वो अंतिम किस्त के बाद ही होता है, और विक्रेता अगर ये नहीं कर पाता है किस्त जमा, माल वापस ले सकता है। और ठीक है, हाँ यही होगा, किराया क्रय ही होगा। क्योंकि इसमें अगर किस्त का भुगतान नहीं हो पाता अंतिम, तो माल को वापस ले लिया जाता है, और माल को वापस लेने के बाद जो जितनी भी धनराशि आ गई है उसको उस वस्तु का किराया मान करके उसको किराया वापस नहीं किया जाता, किराए के नाम पर उसको रख लिया जाता है। किराया क्रय पद्धति। लेकिन जो किस्त भुगतान पद्धति होती है उसमें वापस नहीं लिया जाता है, उसमें वाद प्रस्तुत किया जा सकता है क्रेता के विरुद्ध उस धनराशि के लिए जो धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। तो किराया क्रय सही है यहाँ पर, किराया क्रय पद्धति। अगला क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति की मुख्य विशेषताएं। किराया क्रय पद्धति की मुख्य विशेषताएं हैं, अनुबंध का होना, उधार बिक्री, किस्तों में भुगतान, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर ये सभी हैं, तो वो डी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि कोई क्रेता पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहता है, किस्त भुगतान पद्धति की यहाँ पर बात चल रही है, तो विक्रेता कर सकता है, क्या कर सकता है? ये क्वेश्चन देखो, उससे मिलता जुलता ये भी आ गया। ये क्वेश्चन जो अभी था यहाँ पर 36 नंबर का जो क्वेश्चन था इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता किस्त का भुगतान नहीं करता तो विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार होता। तो राइट आंसर यहाँ पर था किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत। लेकिन अब प्रश्न आ गया किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत, जो मैंने अभी यहाँ इसकी व्याख्या भी की थी किस्त भुगतान पद्धति की। यहाँ पूछा, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि कोई क्रेता पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो विक्रेता कर सकता है। वो विक्रेता क्या कर सकता है, क्या अधिकार है विक्रेता का, देखो। ऑप्शन है, ब्याज की वसूली कर सकता है, क्रेता पर भुगतान के लिए दावा कर सकता है, माल को वापस प्राप्त कर सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका व्याख्या इससे ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि क्रेता पर भुगतान के लिए दावा कर सकता है। राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, और अगला क्वेश्चन है, किस भुगतान पद्धति में क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता को क्या हस्तांतरित है? किस्त भुगतान पद्धति की बात आ रही है। संपत्ति के स्वामित्व एवं प्रयोग का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति के प्रयोग का अधिकार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ए होगा, संपत्ति के स्वामित्व एवं प्रयोग का अधिकार दोनों मिल जाते हैं। ऑप्शन इसके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, और ऊपर नीचे का मतलब है जो ए है, ए नंबर पे है वो सी नंबर पे हो सकता है, बी ए नंबर पर, सी बी नंबर पर, ऐसे हो सकते हैं। तो राइट आंसर फिलहाल यही होगा, संपत्ति के स्वामित्व एवं प्रयोग का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस्त भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता द्वारा प्राप्त कुल ब्याज की राशि से क्रेडिट किया जाता है बिक्री खाता,
ब्याज खाता, ये ब्याज उच्चंत खाता या क्रेता खाता। तो राइट आंसर इसका, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है प्रैक्टिस सेट में, ब्याज उच्चंत खाता, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस्त क्रय पद्धति की विशेषताएं हैं। साख पर बिक्री, किस्तों में भुगतान, अधिकार, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर सभी कुछ सही है, तो डी होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आता है, किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु विक्रय अधिनियम लागू होता है। अब वो कौन सा लागू होता है, तो इसको तो सबको ये रटा होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पर ये लागू होना चाहिए। विक्रय अधिनियम 1930 यहाँ पर लागू होगा। विक्रय अधिनियम, हाँ, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 ही यहाँ पर लागू होता है। 1972 का यहाँ पर कंफ्यूजन है, लेकिन 1972 की जो बात है वो किराया क्रय पद्धति में, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया भी 1972 यहाँ पर अधिनियम लागू होता है, किराया क्रय अधिनियम लागू होता है किराया क्रय पद्धति के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, क्रेता की पुस्तकों में किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत ब्याज उच्चंत खाते को किया जाता है। अभी ऊपर बात आई थी कि एक क्वेश्चन में, ये 40 नंबर के क्वेश्चन में, कि इसमें ब्याज उच्चंत खाता जो है वो क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पर बात आ रही है, क्रेता की पुस्तकों में किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत ब्याज उच्चंत खाते को किया जाता है। क्या डेबिट किया जाता है या फिर क्रेडिट किया जाता है, या फिर डेबिट या क्रेडिट दोनों, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो ये तो उल्टा है, ऊपर विक्रेता का था, यहाँ पर क्रेता की बात है। ऊपर यहाँ देख लेते हैं, विक्रेता की बात है कि विक्रेता द्वारा, इसी क्वेश्चन से आ जाएगा, विक्रेता के द्वारा क्रेडिट किया जाता है। तो सीधी बात है, जब विक्रेता के द्वारा क्रेडिट किया जा रहा है तो क्रेता के द्वारा जो है वो डेबिट किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर अपने आप ही हमें मिल रहा है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। सांख्यिकी का कार्य है व्यक्तिगत जानकारी को बढ़ाना, समस्या का समाधान बताना, या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन में, मैंने वीडियो में ये पढ़ा रखा है, बता रखा है क्वेश्चन को, पूरी व्याख्या सहित बताया, व्यक्तिगत जानकारी को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, और अगला क्वेश्चन है, अवलोकन एवं सर्वेक्षण अनुसंधान विधियों से संग्रहित आंकड़े हैं। ये हमने तो नहीं किए, किसी दूसरे व्यक्ति ने किए, तो फिर ये द्वितीय सम्मक यहाँ पर कहलाएंगे। हम स्वयं अगर करते तो प्रारंभिक आंकड़े होते, ये दूसरे ने किए उसका हम यूज अगर करें तो ये द्वितीय सम्मक हमारे कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किसी महाविद्यालय के छात्रों का ग्रामीण और शहरी दो वर्गों में वर्गीकरण करना है। तो ये कैसा होगा, गुणात्मक होगा, संख्यात्मक होगा, भौगोलिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं ग्रामीण और शहरी, ये तो भौगोलिक स्थिति होगा, इसको भौगोलिक कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। और राइट आंसर जो इसका होता है वो होता है गुणात्मक। जो इसका है ये गुणात्मक है। गुणात्मक जो वर्गीकरण में जो है, इसमें सम्मकों को गुणों अथवा विशेषताओं के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए गुणात्मक कहलाता है। इसमें जो गुण देखे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय सारणीयन का प्रकार नहीं है। सांख्यिकीय व्यक्तिगत, खंडित, वर्गीकृत या चिन्हित। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा वो राइट आंसर होगा चिन्हित। वर्गी जो है वो नहीं है सांख्यिकी का, फिर सांख्यिकीय प्रकार नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है, चिन्हित बाकी सब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सांख्यिकी की एक श्रेणी में वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 निर्धारित किया गया है। यह किस प्रकार की श्रेणी है। तो ये जो श्रेणी है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, सतत समावेशी श्रेणी, या फिर सतत अपवर्जी श्रेणी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, सतत अपवर्जी श्रेणी है। और खंडित श्रेणी में जो होता है वो इस तरह नहीं होता, वो होता है 0 से 9, इस तरह से 0 से 0 से 9। फिर दूसरी जो होगी वो होगी 10 से 19, इस तरह से। फिर आएगी 20 से आगे को, तो इस तरह से आगे आएंगी ये हमारे पास में खंडित होती हैं। ये हमारे पास जो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो था वो चिन्हित था। क्वेश्चन पे किस पे चल रहे थे हम, 48। तो ये सतत अपवर्जी श्रेणी है, क्योंकि इसमें सब क्रम से चल रहा है। क्योंकि जो पहला जो हमारे पास में अंतराल है, इसका दूसरा वाला दूसरे अंतराल में आता है। तो राइट आंसर जो इसका होगा डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी में दो बराबर संख्याएं 5 व 5 हैं, श्रेणी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? यह इससे पिछली जो वीडियो मैंने सांख्यिकी के क्वेश्चन डाले थे उसी में आप वहाँ पर देख सकते हैं, ये सॉल्व करके भी उसमें दिखाए हैं। गुणोत्तर माध्य की बात पूछी गई है। 5 और 5, तो 5 और 5 25 हो जाएगा वर्गमूल यानी अंडर रूट के अंदर। अब 25 का जो वर्गमूल जो हम निकालेंगे तो वो 5 ही आएगा, राइट आंसर ये होगा। इससे पिछली वीडियो में आपको मिल जाएंगी कि सांख्यिकी वाले में। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दिखाया जाता है, यानी इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? राइट आंसर जो कार्ल पियर्सन की यहाँ पर बात चल रही है, इसका सहसंबंध गुणांक की। तो राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर होगा आर। इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गहन जांच के अंतर्गत सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है या विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है, केवल रोकड़ बही की जांच होती है या उपर्युक्त में कोई भी नहीं? तो राइट आंसर जो है हमारा, जब गहन बड़ी बारीकी से जब उसका किया जाता है तो विशिष्ट लेखा पुस्तकों की ही जांच की जाती है। अगले क्वेश्चन हमारे पास आता है, आंतरिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। आंतरिक अंकेक्षण अशुद्धियां व कपटों को जल्दी ढूंढना, अंतिम अंकेक्षण में सहायक होना, वार्षिक लेखा का शीघ्र सत्यापन या नियमित लेखांकन सुनिश्चित करना। राइट आंसर जो होगा अशुद्धियों व कपटों को जल्दी ढूंढना है। काय का आंतरिक अंकेक्षण ये कराया ही इसीलिए जाता है कि एक कर्मचारी द्वारा किया गए कार्य की दूसरे कर्मचारी द्वारा जांच अपने आप ही हो जाती है, स्वतः ही हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंकेक्षक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? त्रुटियों व छल कपट का पता लगाना या त्रुटियों एवं छल कपट को रोकना या लेखा तथा दस्तावेजों की सत्यता, पूर्णता एवं वैधता का पता लगाना या फिर उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर जो यहाँ पर है, त्रुटियों एवं छल कपट का पता लगाना अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य। क्योंकि जब अंकेक्षण किया जाता है तो त्रुटियां और जो भी छल कपट होता है वो सब उसी से पता लग जाता है। त्रुटियों को रोकना और त्रुटियों और छल कपट को रोकने का काम फिर बाद में उसका नहीं है अंकेक्षक का। तो राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आंतरिक अंकेक्षक को हटाया जा सकता है, प्रबंधन द्वारा हटाया जा सकता है या अंशधारियों द्वारा हटाया जा सकता है या संवैधानिक अंकेक्षक द्वारा हटाया जाता है या फिर सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रबंधन तंत्र द्वारा हटाया जा सकता है। प्रबंधक द्वारा, प्रबंधन तंत्र द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अंकेक्षक का निम्न में से किस बात के लिए सिविल दायित्व होता है? सिविल दायित्व जानबूझकर झूठा विवरण देना या लापरवाही या विवरण में मिथ्या वर्णन या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा ए जानबूझकर नहीं, बी लापरवाही। बी राइट आंसर होगा, क्योंकि जो दायित्व जो है अंकेक्षक के, उस दायित्व को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो सिविल लाइबिलिटीज यानी दीवानी, जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, हाँ यहाँ पर इंग्लिश का दिया गया है सिविल, सिविल दायित्व। इसको हिंदी में बोला जाता है दीवानी दायित्व। और दूसरा होता है सापराध कार्य के लिए दायित्व, जिसको क्रिमिनल लाइबिलिटीज बोला जाता है। तो सिविल जो आता है, सिविल के अंदर जो आता है वो लापरवाही आती है। लापरवाही है, कर्तव्य भंग है या तीसरे पक्षों के प्रति दायित्व है या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दायित्व, ये दायित्व इसके अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर लापरवाही है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष अंकेक्षक का आदेश, विशेष अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है अधिमान अंशधारियों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा या फिर सेबी द्वारा या फिर ऋण पत्र धारकों के द्वारा? विशेष अंकेक्षण, तो विशेष अंकेक्षण जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। और ये जो बात है वो है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, जो कि संशोधित अधिनियम है। अगला प्रश्न हमारे पास है, आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण कहाँ अधिक कुशल साबित होता है? आर्थिक चिट्ठा का जो अंकेक्षण है वो कहाँ अधिक कुशल साबित हो सकता है? जहाँ लेन देनों की मात्रा बहुत ही अधिक हो, जहाँ आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू हो या जहाँ अर्हता प्राप्त लेखापालक रखे गए हों या फिर उक्त सभी? राइट आंसर जो होगा वो होगा जहाँ आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू हो, वहाँ आर्थिक चिट्ठे का अंकेक्षण
अधिक कुशल साबित होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो व्यापार का आशय। अब व्यापार का जो आशय है वस्तुओं का निर्माण, बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं, वस्तुओं का क्रय विक्रय या फिर संचार के साधन। राइट आंसर सर वस्तुओं का क्रय विक्रय करना होगा। राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है? रेखा और सहायक संगठन, क्रियात्मक संगठन का, रेखा संगठन का, अनौपचारिक संगठन का या समिति संगठन का। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है रेखा, तो यहाँ पर रेखा संगठन ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, बैंकिंग कंपनी की दशा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। बैंकिंग कंपनी की दशा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, और ऑप्शन जो है वो दे रखा है 3, 2, 100 और 20। तो राइट आंसर जो इसका होगा, अधिकतम सदस्यों के बारे में कहा गया है, इसमें संशोधन हुआ था, वैसे 10 हुआ करती थी। राइट आंसर सी होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में जो था, बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवसाय में अधिकतम संख्या जो था वो 10 की बात कही गई थी, लेकिन संशोधन में जो है वो 100 है। सो ही होना चाहिए। चलो फिलहाल यहाँ पर 100 है। मैं और भी इसको देखूंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा हूँ। वैसे कंफ्यूजन की वजह से कहीं आवश्यकता भी नहीं, संशोधन हुआ है उसमें 100 ही हुई है, फिर भी देख लेंगे क्वेश्चन को। नहीं वही क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर ही चल रहे हैं, उसमें समय व्यर्थ में नष्ट ना करें। यहाँ तक कि एग्जाम में भी हमें यही करना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर कंफ्यूज कर रहा है तो उसको छोड़ दें, उसको बाद में देखना है। अगला क्वेश्चन है 61। 46 व्यक्तियों को ऐसा संघ, यहाँ पर को सेंटेंस नहीं बनना, का होना चाहिए। 46 व्यक्तियों का ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है लेकिन व्यापार कर रहा है तो कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? निजी कंपनी, क्योंकि पंजीकृत नहीं है। कंपनी को तो पंजीकृत होना जरूरी होगा, तो निजी कंपनी नहीं हो सकती। एक साझेदारी, साझेदारी में पंजीकरण कराना ऐच्छिक होता है, तो यही राइट आंसर होगा। आगे क्या कह रहा है वो भी देख लें। एक असंवैधानिक संघ, एक सार्वजनिक कंपनी नहीं। राइट आंसर जो होगा बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है, सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी के कुल समता अंशों के कम से कम अंश क्रय करना अनिवार्य होता है। सूत्रधारी कंपनी अपनी सहायक कंपनी के कुल समता अंशों को कम से कम क्रय करती है। कितना? 50% से अधिक, या फिर 51%, या फिर 75%, या 25%। इस क्वेश्चन में अक्सर गलती हो जाती है और इसको 51% पर राइट कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। राइट आंसर इसका ये होगा 50% से अधिक। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि 51% होना चाहिए, इसमें ये कहा गया 50% से अधिक हो। 50% से अधिक का मतलब होता है 50.25% भी हो सकता है, 50.25% भी हो सकता है। तो 51% की यहाँ बात नहीं आती है, 50% से अधिक की बात आती है। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व है। कर्ता का दायित्व, पहले हमें संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय होता है उसके बारे में, या इसके बारे में, संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में मालूम होना चाहिए। जो इस तरह का पूरा परिवार होता है, पूरा परिवार मिल करके, इस पूरे परिवार की उसमें पूंजी लगी होती है, पूरा व्यापार की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से व्यापार संचालित होता है, वो संयुक्त हिंदू परिवार का व्यापार कहलाता है। और उस व्यापार में क्या होता है कि वो जो उस व्यापार को संचालित करता है, संचालन करता है, वो उसका कर्ता कर्ता कहलाता है। यानी कर्ता को हम मैनेजर इसको कह सकते हैं, मैनेजर इसको कह सकते हैं, संचालक कह सकते हैं। अब इसका जो दायित्व होता है, इसका दायित्व यहाँ पर है, संयुक्त परिवार में उसके हित की सीमा तक, असीमित, परिवार की संपूर्ण संपत्ति सीमा तक, या सभी सदस्यों के व्यक्तिगत संपत्तियों की सीमा तक। तो राइट आंसर जो इसका होता है असीमित होता है, क्योंकि जो कर्ता है, जो प्रबंधक है, जो इसका मेन व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति है, प्रमुख है, उसका असीमित होता है। बाकी सभी सदस्यों का दायित्व जो वो सीमित होता है।
बाकी अन्य सदस्यों का असीमित और अन्य व्यक्तियों का सीमित, और जो प्रमुख जो करता है उसका असीमित होता है। देख लेना इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, असीमित होगा इसका, क्योंकि दो चीज़ें हो गई, एक तो कर्ता हो गया, यानी कि इसको प्रमुख भी हम कह सकते हैं, प्रबंध भी, इसको प्रबंधक भी कह सकते हैं, बाकी अन्य सदस्य। तो इसका असीमित और अन्य सदस्यों का जो है वो सीमित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वैधानिक निगम का निर्माण हो सकता है। वैधानिक निगम, तो वैधानिक निगम का जो है वह संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा या पंजीकृत समझौते के द्वारा या सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो राइट आंसर जो यहाँ पर संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा ही निगमों का निर्माण किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर यही है, बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लोग इसको भी सही कहते हैं, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, जो कि गलत हो जाएगा। सॉरी, गलत नहीं होगा, यहाँ यही सही होगा, सी सही होगा। 64, एक वैधानिक निगम नहीं भाई, क्वेश्चन को दोबारा देख लें, बिल्कुल दोबारा से क्वेश्चन में लिखा है एक वैधानिक निगम का निर्माण हो सकता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, पंजीकृत समझौते के द्वारा, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। राइट आंसर ए ही होगा, सही है, संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार के सामाजिक उत्तरदायित्व में सम्मिलित नहीं है। एक व्यापार के सामाजिक उत्तरदायित्व में सम्मिलित नहीं है। दुर्लभ संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, रोजगार के अवसर सृजित करना, लाभांश के भुगतान करने का दायित्व या आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। राइट आंसर यहाँ पर होगा आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी डी। ठीक है, डी ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रमणिका महत्वपूर्ण होती है। अब अनुक्रमणिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है फाइलिंग की महत्वपूर्ण पद्धति, या लेखा पुस्तक रखने की महत्वपूर्ण पद्धति, या फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक, या सांख्यिकी के पुस्तकों को रखने की महत्वपूर्ण पद्धति। राइट आंसर जो होगा फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक होगा। फाइलिंग यानी फाइलें या पत्र कौन से किस दराज में रखे गए हैं, इसके लिए अनुक्रमणिका को देखा जाता है। इसके लिए जैसे मेडिकल वाले होते हैं वो भी इस चीज़ का प्रयोग कर लेते हैं कि किस नाम के पहले अक्षर की जो दवा है वो किस में मिलेंगी, इस तरह से। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करता है। व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करता है क्योंकि यह एक वैधानिक औपचारिकता है। यह अपने समस्त संसाधन समाज से ही प्राप्त करता है। शीर्ष प्रबंधन को इससे संतुष्टि मिलती है, या फिर सरकार पर प्रभाव डालने के लिए संगठन को इससे अधिक शक्ति प्राप्त होती है। राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर होगा वो होगा कि यह अपने समस्त संसाधन समाज से ही प्राप्त करता है, इसलिए इसका उत्तरदायित्व यहीं से होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टी समूह प्रशिक्षण जाना जाता है भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण के नाम से, संवेदनशील प्रशिक्षण के नाम से भी, स्थिति परिवर्तन प्रशिक्षण के नाम से भी, या समिति अभ्यर्पण के नाम से भी। टी समूह प्रशिक्षण, तो इसको टी समूह प्रशिक्षण को जो है टी समूह का सही है, यही होगा, ये होगा भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी ये इसके पर्यायवाची शब्द हम इसको कह सकते हैं, टी समूह प्रशिक्षण या भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण के नाम से। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में विज्ञापन की विधियां हैं। विज्ञापन की विधियां कौन सी हैं? टेलीविजन द्वारा विज्ञापन, या रेडियो द्वारा विज्ञापन, समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का उत्तम माप होगा। आर्थिक विकास का उत्तम माप सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या गरीबी अनुपात, या प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, या त्वरित पूंजी निर्माण। राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा सी।
प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है प्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबसे बड़ा स्रोत आय का सरकार की। हालांकि अप्रत्यक्ष कर भी सरकार के स्रोत का, लेकिन यहाँ सबसे बड़े स्रोत की बात कही गई है, तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है प्रत्यक्ष कर। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्रम जो है प्रदान करता है, बेरोजगारी प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करता है, या बेईमानी, या फिर भ्रष्टाचारी? राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में होगा रोजगार। रोजगार के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन कौन कौन से हैं? कथन ए है, अनुपात विश्लेषण किसी कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अब इसका तर्क है, कारण को आर नाम दिया गया है। किसी निवेशक के लिए किसी कंपनी में निवेश करने या ना करने का निर्णय लेने के लिए अनुपात विश्लेषण एकमात्र मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक होता, ये तो नहीं होता, गलत यहाँ पर अपने आप ही लग रहा है। आगे देखो ऑप्शन इसके क्या। अब आप नीचे दी गई संकेत योजना अनुसार अपना उत्तर चुनिए। अब उत्तर क्या चुनना है हमें? ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। मैंने क्वेश्चन को पढ़ते समय, कारण को पढ़ते समय ही इसको मैं बता दिया था। कारण को पढ़ते समय ही मैंने आंसर आपको बता दिया। तो राइट आंसर आप उसको देख करके देख सकते हैं कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी आर की बात ही यहाँ पर पूरी गलत लग रही थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलना है और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी कंप्यूटर में स्मरण इकाई का कार्य है। स्मरण इकाई अंतिम उत्पादन प्रदान करना, या गणना करना, या अन्य इकाइयों को नियंत्रित करना, या फिर आंकड़ों का भंडारण करना। यहाँ पर बात चल रही है स्मरण की। स्मरण का क्या मतलब होता है? भंडारण, यानी आंकड़ों का भंडारण को एकत्र करना है। आंकड़ों को एकत्र करना है, राइट आंसर यही, आंकड़ों का भंडारण करना। अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पद्धति विश्लेषण एवं कार्यक्रमीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पद्धति विश्लेषण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रतिफल और एल्गोल। यहाँ पर पद्धति विश्लेषण, कार्यक्रमीकरण, तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, सब सॉफ्टवेयरों के द्वारा होता है। राइट आंसर सॉफ्टवेयर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर भी वो सॉफ्टवेयर ही है, वो विश्लेषण करता है। तो अगला क्वेश्चन 76, आलेखों को फोटो फिल्मों के माध्यम से संग्रहित करने की विधि कहलाती है। इलेक्ट्रोटेस्ट नकल, जीरोक्स जीरोक्सोग्राफी, माइक्रो फिल्मिंग, या फोटो द्वारा नकल। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा हमारे पास माइक्रो फिल्मिंग। अगला क्वेश्चन है, एक एकाकी व्यवसायी का दायित्व होता है। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये सभी का मालूम होगा। एकाकी व्यवसायी का अंदर जो दायित्व होता है वो असीमित ही होता है, क्योंकि ये अकेला ही व्यक्ति है जिसका पूरे जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। लाभ ये इसी को रखना है, हानि इसी को भुगतनी है, निर्णय इसी को लेना है, जो भी करना है इसी को करना है। इसके लिए इसका दायित्व असीमित है। पैसे की, पूंजी की और आवश्यकता हो तो अपनी निजी संपत्ति भी व्यापार में लगाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों का आपसी संबंध से बना संघ साझेदारी होता है जब इसका उद्देश्य मानवता के कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान करना हो, जब इसका उद्देश्य किसी पूर्णार्थ कार्य करना हो, जब इसका उद्देश्य लाभार्जन के उद्देश्य से व्यापार करना हो, या फिर उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर, भाई लाभ कमाने के उद्देश्य से ही साझेदारी की जा रही है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, फर्म के ऋणों के संदर्भ में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता। फर्म के ऋणों के संदर्भ में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता। फर्म में अपनी पूंजी की राशि तक, फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक, फर्म में अपनी पूंजी तथा फर्म के दिए गए ऋण की राशि तक, या हानियों की पूर्ति के आश्वासन की राशि तक। राइट आंसर होगा इसका, फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक, क्योंकि उससे ज़्यादा थोड़ी ये कोई भुगतान कर पाएगा।
तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम संख्या जो होती है वो 7 होती है। और सार्वजनिक कंपनी में, सॉरी मैं गलत, राइट निशान सही लगाया है, बोल गलत दिया हूँ। न्यूनतम सदस्यों की संख्या प्राइवेट यानी निजी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। और सार्वजनिक कंपनी में जो न्यूनतम संख्या होती है वो 7 होती है। यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर बिल्कुल सही लगा हुआ है, बी होगा 2। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान किया जाता है। कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान किया जाता है, और वो भुगतान किया जाता है निस्तारक के पारिश्रमिक का, या कानूनी व्ययों का, या पूर्वाधिकार लेनदारों का, या समापन के व्ययों का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निस्तारक के पारिश्रमिक का। सबसे पहले यहाँ पर बात कही गई है कंपनी के समापन में सबसे पहले निस्तारक के पारिश्रमिक का भुगतान होता है, फिर कानूनी व्ययों का होता है, फिर समापन के व्ययों का होता है, उसके बाद पूर्वाधिकार लेनदारों का होता है। आगे की हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा, या सदस्यों के द्वारा। तो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा, यहाँ समितियों की बात चल रही है, सहकारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, और इसका जो स्थापना होती है, इसका जो निर्माण होता है सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व है। कर्ता का दायित्व क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। ये क्वेश्चन एक बार और आ गया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्यों का संकेत शब्द POIM किस प्रबंध विशेषज्ञ की देन है? जॉर्ज आर टेरी, EFL व्रेज, या RC डेविड, या हैरोल्ड स्मिडी। तो यहाँ पर इसकी पहले हमें फुल फॉर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। P से प्लानिंग था, और O से ऑर्गेनाइजेशन, I से था इंटरग्रेटेड एकीकृत जिसका अर्थ था, और M से था मिश्योर यानी मापन, ये दिया था। और ये जो सिद्धांत जो दिया था वो दिया नहीं, पोयम इसको शब्द दिया गया था, पूरा पोयम, और पूरा पोयम जो था हैरोल्ड स्मिडी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये दिया गया था, हालांकि बहुत सारे राइटरों ने, विद्वानों ने दिया, लेकिन पोयम जो शब्द दिया गया है वो हैरोल्ड स्मिडी का ही है। राइट आंसर। अगले को क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। धन को अपने पास रखने की अवसर लागत का निर्धारण होता है मुद्रास्फीति दर से, सकल उत्पाद स्तर से, या ब्याज दर से, या छूट दर से। राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो राइट आंसर होगा ब्याज दर से, यानी सी। धन को अपने पास रखने की अवसर लागत का निर्धारण ब्याज दर से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, संप्रेषण के लिए निम्नलिखित कदम किस क्रम में उठाए जाते हैं? सबसे पहले समस्या के समाधान के विकास के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करना, विचारों या निर्णयों का संप्रेषण सी है, विचार या समस्या को स्पष्ट करना, और संप्रेषण की प्रभावशीलता का मापन करना। ये 4 हैं यहाँ पर। अब ये 4 हैं, अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D, और इनमें सब अलग-अलग क्रम दे रखा है, तो हमें देखना सबसे पहले क्रम पर क्या चीज़ आनी है। तो सबसे पहले क्रम पर हमारे पास आना विचार या समस्या को स्पष्ट करना। पहले सबसे स्पष्ट तो हो। ये आ गया C नंबर 1 पर। इसके बाद फिर आता समस्या के समाधान के विकास के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करना, दूसरे नंबर पर सहयोग प्राप्त कराएंगे। तीसरे नंबर पर विचारों या निर्णयों का संप्रेषण करेंगे, और चौथे नंबर पर यानी डी, चौथे नंबर पर ही संप्रेषण की प्रभावशीलता का मापन। 4 इस तरह से आप ये देख लें किस में आ रहा है। तो ये आ रहा है, पहले नंबर पर सी हो गया, दूसरे नंबर पर ए हो गया, तीसरे नंबर पर बी है, और यहाँ डी है।
तो इस तरह राइट आंसर जो हुआ वो हुआ डी। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऊपर की ओर संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। ऊपर की ओर संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। मीमो, सुझाव, शिकायत, प्रत्यक्ष विचार विमर्श। तो राइट आंसर जो इसका होगा, यहाँ देखें ऊपर की ओर, यानी जो नीचे अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो अपने उच्च अधिकारियों को, ये यहाँ पर बात होता है ऊपर की ओर, इसमें मीमो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 87, पहले अपना क्लियर कर लें। मीमो क्यों होगा? क्योंकि जो नीचे के अधीनस्थ हैं वो अपने उच्च अधिकारियों को सुझाव भी देते हैं, कोई शिकायत होती है वो भी करते हैं और प्रत्यक्ष विचार विमर्श होता है ये भी करते हैं। सही है, ये होगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? अब यहाँ पर दे रहा है संप्रेषण, निर्देशन, पर्यवेक्षण और निर्णय करना। ये तो सभी महत्वपूर्ण दे रखे हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ से संबंधित निर्णय को लेना, यानी निर्णय करना। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंधक का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वो क्वेश्चन कह रहा है, व्यावसायिक संगठनों में पुरस्कार एवं दंड की तकनीक। व्यावसायिक संगठनों में पुरस्कार एवं दंड की तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है? गैरहाजिरी कम करने के लिए, उत्प्रेरण के लिए, या प्रभावी नेतृत्व के लिए, या श्रमिकों को पुरस्कृत करने के लिए। पुरस्कार एवं दंड की तकनीक अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्प्रेरण, क्योंकि उत्प्रेरण को अभिप्रेरण या मोटिवेशन, मोटिवेशन शब्द का भी यूज इसके लिए किया जाता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन, ये राइट आंसर है, उत्प्रेरण। मोटिवेशन है, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण, इसको ये कहा जाता है, प्रोत्साहन। सही है, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। एक कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है। कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित जब की जाती है तो इसको विशिष्ट शुल्क कहा जाता है। ऑप्शन में दे रखा है राजस्व शुल्क, उत्पादन शुल्क, विशिष्ट शुल्क या यथा मूल्य शुल्क। राइट आंसर विशिष्ट शुल्क इसका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, माल के आयात के लिए दिए गए आदेश को कहते हैं? माल के आयात के लिए दिए गए आदेश को, माल का आयात यानी कि हमारे पास आना, हमारे देश में आना, तो इसको कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट ही है, हाँ राइट आंसर, ठीक है, ओके है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में, विदेशी व्यापार में बिल ऑफ लैंडिंग का संबंध होता है? माल का बीमा मार्ग में, माल के प्रक्रियान प्रक्रियांकन से, या माल के पारगमन से, मार्ग में क्षतिग्रस्त हुए माल की नीलामी से। राइट आंसर होगा पारगमन, सी। विदेशी व्यापार बिल ऑफ लैंडिंग का संबंध, ठीक है, माल के पारगमन से। ठीक है, पारगमन, ये जो एक स्लिप होती है, स्लिप, ठीक, ओके है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आयात के लिए विदेशी विनिमय की अनुमति प्रदान करता है? तो ये जो है आयात के लिए बात यहाँ पर चल रही है, रिजर्व बैंक की ही है। राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी की अनुमति से सारा विदेशी व्यापार चलता है, विदेशी विनिमय चलता है, साख पत्रों के आधार सब इसी से होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, शुल्क आहरण साख योजना 1976 के अंतर्गत उन निर्यातकों को लाभ मिलता है जो निम्न अवधि तक ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता लेते हैं। इसका राइट आंसर आंखें बंद करके 90 दिन होना चाहिए। 90 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 60 दिन और 45 दिन। राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, 90 दिन का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, साख पत्र लिखा जाता है। साख पत्र जो लिखा जाता है वो विदेशी व्यापार की दशा में लिखा जाता है, आंतरिक व्यापार की दशा में लिखा जाता है, या नए अंश पूंजी निर्गमन की दशा में लिखा जाता है, या वित्तीय संस्थान से ऋण लेने की दिशा में लिखा जाता है? यानी साख पत्र का प्रयोग तो छोटे व्यापारी भी कर लेते हैं,
क्षेत्रीय व्यापार में इसको आंतरिक व्यापार की दशा की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो अब जब यहाँ पर दूसरे देशों का भी नाम आ गया यानी विदेश का, तो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा विदेशी व्यापार, क्योंकि साख के आधार पर, साख पत्रों के आधार पर ही विदेशी व्यापार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ और अगला क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि भारत में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है संगठन, कुशल प्रबंध व्यवस्था, अकुशल प्रबंध या इनमें से कोई नहीं। तो संगठन से तो नहीं, यहाँ पर कुशल प्रबंध व्यवस्था अगर होगी तो पूंजी निर्माण भी अधिक होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, प्रबंध केवल निर्णय करने तथा मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। यह परिभाषा दी गई है। अब ये परिभाषा जो दी गई है, मैंने थ्योरी में भी इसमें कई वीडियोज में समझाया था कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाए, उनमें आपको आसानी से इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिलाया गया था। और ये जो था स्टैनले वेंस के द्वारा दी गई थी वह परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का गति अध्ययन संकेत करता है। गति अध्ययन, गति अवरोध करने वाले उपकरण को हटाना, मशीनों की चाल निर्धारित करना, या एक कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ रास्ते को निर्धारित करना, या कर्मियों को बताना कि एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाया जाए। तो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा, श्रेष्ठ रास्ते का निर्धारण करना है। यानी एक कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ रास्ते को मार्गदर्शन है, और मार्गदर्शन में सही दिशा बताई जाएगी, इस दिशा को चलना है, इस रास्ते को चलना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहे जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध, अब वैज्ञानिक प्रबंध जो कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, सबको मालूम है, FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर है जो इनका पूरा नाम है। सिद्धांतों के जो जनक थे वो हेनरी फ्योल थे, लेकिन यहाँ बात कही है वैज्ञानिक प्रबंध के, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो है वो FW टेलर हैं। और खाली प्रबंध की अगर बात आती है, प्रबंध के जनक, तो वो हेनरी फ्योल होते और उनके 14 सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें देखना है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। नियंत्रण एक प्रबंध की कार्य होता है। नियंत्रण सदैव बीते हुए कार्यों से ही संबंध रखता है। नियंत्रण सभी स्तरों पर लागू होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा, नियंत्रण सदैव बीते हुए कार्य से ही संबंध रखता है। नियंत्रण, यहाँ पर क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, बाकी तो सब सही है, गलत यहाँ पे, क्योंकि नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया, ये भी सही है। नियंत्रण एक प्रबंध की कार्य, ये भी सही है। नियंत्रण सदैव बीते हुए कार्य से ही संबंध रखता है, ये गलत है, क्योंकि भविष्य की योजनाएं भी बनती हैं। नियंत्रण सभी स्तरों पर लागू होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर जो होगा वो सी ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ और अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रबंध के नियंत्रण संबंधी कार्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। प्रबंध के नियंत्रण संबंधी कार्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। बजट संबंधी नियंत्रण, लागत नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है, राइट आंसर तो इनमें कोई भी नहीं है। बजट संबंधी नियंत्रण, यहाँ पर कह रहा है प्रबंध के नियंत्रण संबंधी कार्य, बजट संबंधी नियंत्रण, लागत नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन, प्रबंध के नियंत्रण संबंधी कार्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। राइट आंसर, राइट आंसर भाई, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, ध्यान रखना, इसको बाद में बताऊंगा जरूर। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसके चक्कर में समय व्यर्थ में नष्ट होगा।
अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, साम्य फर्म के विचार का प्रतिपादन किया। साम्य फर्म, ये साम्य फर्म जो है पीगू ने किया, मार्शल ने किया, रॉबिन्सन ने किया या जेके मेहता ने किया? तो राइट आंसर जो है पीगू ने किया था। इसका प्रतिपादन पीगू ने किया था, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन है। अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है और ये कथन जो है एडम स्मिथ का है या मार्शल का है या रॉबिन्स का है या पीगू का है? राइट आंसर जो है ये एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ ने ये कहा था, परिभाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जब दो वस्तुओं के बीच मांग के मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तब ऐसी वस्तुएं कही जाती हैं? स्वतंत्र वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, स्थापन वस्तुएं या पूरक वस्तुएं? राइट आंसर है, ऐसी वस्तुएं जो है आड़ी लोच में जो है स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म दीर्घकालीन संतुलन में रहता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में या दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के उठते हुए खंड में, या जब कीमत सीमांत लागत के बराबर हो उस स्थिति में? राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में दीर्घ संतुलन इसमें रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन फर्म की एकाधिकार शक्ति का सही मापक है? तो राइट आंसर हमारे पास में है यहाँ पर MR इक्वल टू MC। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, व्यापार चक्र का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृति सिद्धांत कौन सा है? हार्ट्रे का व्यापार चक्र सिद्धांत या हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत या हेयक का व्यापार चक्र सिद्धांत या फिर कीन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत? राइट आंसर है यहाँ पर हिक्स। हिक्स का नाम प्रसिद्ध है इस मैटर में, हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और अगला क्वेश्चन है, किस अवधि के विश्व आर्थिक संकट को विश्वव्यापी मंदी कहा गया था? यहाँ पर देख लें, विश्व मंदी व्यापी, जो विश्वव्यापी मंदी है ये कहा गया था। वो किस वर्ष में? 1929 से 33, 1930 से 40, 1935 से 45, 1950 से 60। तो राइट आंसर जो है इसका वो हमारे पास में है 1929 से 1933। ये किसी प्रैक्टिस सेट में और भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका? रॉबिन्स का है, ग्रेसम का है, के मेहता का है या माल्थस का है? राइट आंसर यहाँ पर है ग्रेसम। ये ग्रेसम ने कहा था और ग्रेसम ने किसी रानी को, किसी महारानी को ऐसा राय मशवरा दिया था और महारानी का नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। बहुत बड़ा आर्थिक संकट था उस समय। आर्थिक संकट में ये परामर्श दिया था कि बुरी मुद्रा जो वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का कार्य नहीं है? वस्तु को वस्तु से बदलना, मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम, स्थगित भुगतानों का आधार? राइट आंसर है यहाँ पर कार्य नहीं है। क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है? वस्तु को वस्तु से बदलना, ये कार्य नहीं है। यहाँ नेगेटिव पूछा गया था, कार्य नहीं है। तो वस्तु से वस्तु को बदलना ये कार्य हुआ ही नहीं, तो पहले कभी बदला जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्राचीन काल में ऐसा होता था, लेकिन अभी गांव में अभी भी वो ऐसा हो जाता है। जैसे गेहूं की फसल, किसी के पास गेहूं खत्म हो गए, उसने किसी से ले लिए और इस बात पर लिए कि जब हमारी फसल आ जाएगी तो हम उसको वापस दे देंगे। ये वस्तु को वस्तु से बदलना कहलाता है और ये मुद्रा का कार्य नहीं है। बाकी सारे मूल्य का संचय, विनिमय का माध्य, स्थगित भुगतानों का आधार, ये सब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 111, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है? मुद्रा का वस्तु सिद्धांत, मुद्रा का राजकीय सिद्धांत, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर है यहाँ पर मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्यालय, प्रधान कार्यालय है, राइट आंसर ऑप्शन जो दे रखे हैं यहाँ पर,
दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो राइट आंसर जो है वो यहाँ मुंबई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय मुंबई में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, भारत में सबसे बड़ा बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या इंडियन ओवरसीज बैंक? राइट आंसर यहाँ पर है भारतीय स्टेट बैंक। नाम से ही समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक्जिम बैंक आयात निर्यात हेतु वित्त, एफसीआई कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्त संख्या, आरबीआई बैंकों का बैंक, औद्योगिक आईडीबीआई औद्योगिक वित्त। ये सब दिखाई पड़ रहे हैं सही। भाई ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। एक्जिम बैंक आयात निर्यात हेतु वित्त, ये गलत है। और जब ये गलत है तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत युग्म ही पूछा गया है ए। नहीं, यहाँ हम अभी क्वेश्चन को हमने पूरा देखा नहीं है, क्योंकि आगे भी यहाँ पर युग्म दे रखा है बी। कॉमर्स आई एफ सी आई। एफ सी आई भाई, ये तो एक्जिम बैंक आयात निर्यात हेतु वित्त उपलब्ध कराती है। एफ सी आई कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय, राइट आंसर ये होगा, क्योंकि ये गलत है, ये राइट होगा। क्लियर है? 114 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो एफ सी आई इजगल यानी कि बराबर जो है ये कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संख्या गलत है। बाकी ओके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना सबसे पहले हुई है? किस संस्था की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। राइट आंसर, राइट आंसर जो है इसका, क्योंकि हमें सबके बारे में मालूम होना चाहिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की इसकी जो स्थापना हुई है वो जुलाई में हुई है। उन्नीस में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ये भी जुलाई 1964 में ही हुई है। और सी जो है हमारे पास औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम की जो हुई है 1948 में हुई है। डी औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 1955 में। अब इनमें से देखें कौन सा सबसे पहले आ रहा है, तो 1948 यहाँ सबसे पहले आ रहा है। औद्योगिक वित्त निगम यानी कि सी इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नहीं 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 नहीं, औद्योगिक वित्त निगम सब 1948। सी राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम जो पारित हुआ वो कब हुआ? 1971 में हुआ, 1969 में हुआ, 1949 में हुआ, 1947 में हुआ? तो राइट आंसर इसका 1949 में ये लागू हुआ था, पारित हुआ ये 1949 में। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कापार्ट, कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है? कृषि मंत्रालय के, योजना आयोग के, या उद्योग मंत्रालय के, ग्रामीण विकास मंत्रालय के? तो कपार्ट जो है ये हमारे पास में जो काम करती है, ये काम करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अगर हम फुल फॉर्म को देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। हाँ, ये इसकी फुल फॉर्म है। राइट आंसर यही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के प्रतिबद्ध है। विश्व व्यापार
संगठन के प्रतिबद्ध, पूर्ण, स्थायी या समस्त सदस्यों हेतु या उपर्युक्त समस्त यानी ऊपर के सभी तीनों। तो राइट आंसर जो इसका समस्त सदस्यों हेतु सी। विश्व व्यापार संगठन का जो है प्रतिबद्ध है वो प्रतिबद्धता होती है समस्त सदस्यों के हेतु। अगला क्वेश्चन आता है विश्व व्यापार संगठन, ये तो सब जानते ही होंगे, WHO को कहा जाता है। WHO नहीं, WTO व्यापार, ट्रेड। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, WTO यहाँ पर होगा, राइट है। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यवहार अधिनियम MRTP प्रभावशाली हुआ। MRTP यानी पूरा है एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम, जो ये लागू हुआ, ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1970 में। 1970 में ये लागू हुआ और इसको भी फिर बाद में बदल दिया गया और इसका जो अब वर्तमान में है संशोधन हुआ, एक कंपटीशन एक्ट के नाम से आया 2002 में, कंपटीशन एक्ट के नाम से 2002 में। फिलहाल इसका 1970 में हुआ। क्वेश्चन 120 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR की स्थापना संबंधित है औद्योगिक, अब किससे? विकास से है, रुग्णता से है या केंद्रीयकरण से, विकेंद्रीकरण से है या फिर साख से है? राइट आंसर है इसका रुग्णता से ही होना चाहिए, रुग्णता। राइट आंसर यही है। अब ये रुग्णता क्या होता है? रुग्णता का मतलब हमें मालूम होना चाहिए। रुग्णता जो है ये बीमारी से संबंधित होता है। बीमारी, दुर्बलता, अस्वस्थता, ये पर्यायवाची शब्द हैं, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नांकित में से कौन सी संस्था SDR स्वीकृत करती है? IBRD, IDA, UNDP, IMF। राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा IMF। राइट है, इसी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है MRTP अधिनियम। MRTP अधिनियम जो अभी मैंने ऊपर भी बताया था, हाँ अब बिल्कुल अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था, कंपटीशन एक्ट है 2002। इसका जो संबंध है केवल विनियोजक की सुरक्षा से, विदेशी विनिमय के विनियमन से या पूंजी निर्गमन के नियंत्रण से, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापार व्यवहारों के नियंत्रण से। राइट आंसर इसका है एकाधिकार एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के नियंत्रण से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है भारत में विपणन सहकारिता का शीर्षस्थ निकाय है? इफ्को है, किर्बिको है, नाफेड है या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है? राइट आंसर जो इसका है वो है नाफेड। नाफेड, ऊपर नाक के ऊपर चांद भी लगा होता है, नाफेड। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है सामान्यतः निर्यात प्रोत्साहन निम्नलिखित के नियमन ढांचे के भीतर दिए जाते हैं? OECD, अंकटॉड या IMF, WTO। राइट आंसर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का होगा निर्यातकों को राजनैतिक, वाणिज्यिक तथा प्राकृतिक जोखिमों को व्यक्ति सुरक्षा प्रदान करता है? अब कौन इन सबको सुरक्षा प्रदान करता है वो हमें देखना है। सुरक्षा प्रदान इन सबको करना है तो निर्यात साख जो ऑप्शन दे रखे हैं, निर्यात प्रवर्तन परिषद जिसको EPC बोला जाता है, निर्यात साख एवं गारंटी निगम ECGC इसको बोला जाता है, जीवन बीमा निगम जीवन बीमा निगम LIC जिसको कहा जाता है, साधारण बीमा निगम GIC जिसको बोला जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है सुरक्षा के नाम से, अब हमें ये नहीं देख लेना कि हम इसको लें और सी को राइट कर लें, गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास है B,
ईसीजीसी, जिसको बोला जाता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। राइट आंसर यही है और ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलेंगे अगली वीडियो में। इस प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे उन न्यूमेरिकल के साथ में अगली वीडियो में मिलेंगे।